गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन टारगेटिंग पे। दरअसल इसमें हम लोग आज हाईलाइट ऑफ द लेक्चर ये होगा कि हम लोग बेसिक सिंप्लीफाइड वर्जन में न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर पे डील करेंगे और उसके बाद कोई प्रोटीन अगर टारगेट हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में तो वो कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन सा प्रोटीन उसमें मेडिएटर प्रोटीन इन्वॉल्व है जो उसको टारगेटिंग में हेल्प करता है, तो उस पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं हम लोग। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसके बाद इसमें जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। थ्रेड लाइक, ये देखिए, ये है, ये न्यूक्लियस। बेसिकली हम लोग का मकसद इस न्यूक्लियर पोर से है, इसलिए बहुत डिटेल न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे बात करने का कुछ है नहीं। ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर, ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर है। ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, स्पेस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्पेस। तो इस पे हम लोग का मेन टारगेट ये है इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। बेसिकली हम लोग का आज लेक्चर है कि न्यूक्लियर प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होगा। किसी प्रोटीन को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, अंदर बहुत सारा प्रोटीन है जिसका मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग के समय इसका ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारा आरएनए प्रोटीन है, हिस्टोन है, ये सारे प्रोटीन का ज़रूरत है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो ये बाहर से अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। लेकिन कोई भी प्रोटीन अगर न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जा रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो या तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकता है, या इसको बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्टर चाहिए, खुद नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोटीन पे। अगर कोई प्रोटीन 50 kDa से लेस है, 50 किलो डाल्टन से लेस साइज का है, तो इस प्रोटीन को आसानी से ये डिफ्यूज करके अंदर जा सकता है पोर के थ्रू। लेकिन अगर इसका साइज 50 kDa से ज़्यादा का है तो ये सिंपली इसके अंदर नहीं जा सकता है, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता है इस पोर के थ्रू। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है कुछ, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इस न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पोर का सिंप्लीफाइड अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाएं तो यहां से ये हमारा, देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके बीच में एक ट्रांसपोर्टर होता है, इस न्यूक्लियर पोर के बीच में, ये पोर है, देखिए, इस पोर के बीच में एक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये ट्रांसपोर्टर है, ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर है। साथ ही साथ इस न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा प्रोटीन इन्वॉल्व हैं।
जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक फिलामेंट का, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। जितना स्ट्रक्चर हमें इस न्यूक्लियर प्रोटीन टारगेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर डील कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ये सब पार्ट है। इसके साथ एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियर बास्केट्स। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट्स। ये क्या है? न्यूक्लियर बास्केट्स। ये न्यूक्लियर बास्केट्स है। अब देखिए, ये सेंट्रल ट्रांसपोर्टर है। ये सेंट्रल ट्रांसपोर्टर है। अब है कि ये बाहर का सरफेस है, ये अंदर का है। अब हमें कोई प्रोटीन को इंपोर्ट कराना है, अंदर कराना है, ये इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आना है। तो कोई भी प्रोटीन को अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए, चूंकि ये उस प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिस प्रोटीन का साइज 50 kDa से ज़्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो से ज़्यादा है। अब ये सिंपल डिफ्यूज नहीं कर सकता है, इसके लिए असिस्टेंट चाहिए किसी प्रोटीन का जो टारगेट करा सके न्यूक्लियोप्लाज्म तक। अब देखिए, जैसे सपोज करें कि ये हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम बोल सकते हैं कार्गो प्रोटीन। कार्गो प्रोटीन, इसी प्रोटीन को हमें टारगेट करना है, अंदर ले जाना है। अब ये है कार्गो प्रोटीन। अब इस कार्गो प्रोटीन में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनएलएस सीक्वेंस। देखिए, ये सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं एनएलएस सीक्वेंस। एनएलएस, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बेसिकली टैग है। इस सीक्वेंस को एक प्रोटीन इंपोर्ट कराने वाला एक प्रोटीन जो कार्योफेरिन फैमिली का है, एक कार्योफेरिन फैमिली का प्रोटीन है। देखिए, कार्योफेरिन फैमिली है। इस फैमिली के अंदर, इस कार्योफेरिन फैमिली के अंदर दो तरह का प्रोटीन आता है, इम्पोर्टीन और एक्सपोर्टीन। इसमें दो तरह का प्रोटीन, कार्योफेरिन फैमिली में दो तरह का प्रोटीन होता है। इस फैमिली के अंदर आता है इम्पोर्टीन, नाम से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में इंपोर्ट कराने में यह मदद करता है। और दूसरा प्रोटीन है एक्सपोर्टीन। एक को बोलते हैं इम्पोर्टीन और दूसरा है एक्सपोर्टीन। अब देखिए, इम्पोर्टीन बहुत तरह का है। जैसे सिंपली इम्पोर्टीन एक 7 है जो H1 प्रोटीन को टारगेट कराने में मदद करता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है इम्पोर्टीन 7। स्नर्प प्रोटीन है एक, स्नर्प प्रोटीन, ये बेसिकली SNRNP, जैसे कि हमारा U1, U4, U5 स्प्लाइसिंग में मदद करने वाला प्रोटीन जो है स्नर्प प्रोटीन, ये उसको इसके लिए इम्पोर्टीन, स्पेसिफिक इम्पोर्टीन है। ये U1, U4, U5 के लिए स्नर्प प्रोटीन है, इम्पोर्टीन 7 होता है H1 के लिए। तो ये बेसिकली इम्पोर्टीन, ये इम्पोर्टीन किसके लिए है? अगर इस इम्पोर्टीन क्या कराएगा? इस कार्गो प्रोटीन को टारगेट कराएगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आए, इसके लिए उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। जैसे इसको इस प्रोटीन पे, इस कार्गो प्रोटीन पे ये सिग्नल मिलता है एनएलएस,
न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के साथ इम्पोर्टीन बाइंड कर जाता है। थोड़ा सा और डिटेल इम्पोर्टीन के बारे में आपको बताएं कि इम्पोर्टीन दरअसल बना हुआ है 2 प्रोटीन का। जैसे अगर इम्पोर्टीन के बारे में बात कर रहे हैं, यहां देखिए इम्पोर्टीन ये बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो बना हुआ है 2 प्रोटीन का। देखिए एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरा है बीटा, और दोनों डायमेरिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, डायमेरिक स्टेट में। देखिए ऐसे और दूसरा ऐसे, ये अल्फा है ये बीटा है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, इम्पोर्टीन। अब जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये कार्गो प्रोटीन जिसका टारगेट होना है, जिसको जाना है न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर, उसको मदद कर रहा है ये इम्पोर्टीन। तो ये इम्पोर्टीन बेसिकली बाइंड करेगा एनएलएस के साथ। एक और इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनेशन में पूछता है, यही क्लियरिफाई कर दें कि अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियर में टारगेट कर रहे हैं तो वो प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में टारगेटेड हो सकता है, जबकि कुछ प्रोटीन जैसे अगर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई प्रोटीन टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो अनफोल्डेड फॉर्म में होगा, इसलिए ये बात पूछता है। या क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई प्रोटीन को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो अनफोल्डेड स्टेट में होगा। ये एक्चुअली फोल्डेड स्टेट में टारगेट हो सकता है। केवल एक ही कंडीशन है कि इसका जो एनएलएस सीक्वेंस है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। एनएलएस सीक्वेंस ये एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि इससे आके इम्पोर्टीन बाइंड कर सके, तो ये बात याद रखना चाहिए। एनएलएस के बारे में एक और बात बताएं कि एनएलएस के पास ये एनएलएस क्या होता है कि लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच। ये लाइसिन रिच है, मतलब बेसिक एमाइनो एसिड रिच होता है। अगर इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको बताएं हम तो ये प्रोलीन, लाइसिन, 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 आर्जिनिन और वैलिन, यही एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है, प्रोलीन, लाइसिन, 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 आर्जिनिन, वैलिन, ये सीक्वेंस है एनएलएस का। अब एक और बात आपको इससे जुड़ा हुआ बताएं कि एनएलएस जो होता है ये कार्गो प्रोटीन पे, टारगेटेड प्रोटीन पे, ये 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। या ये मोनोपेटाइट हो सकता है या बाइपेटाइट हो सकता है। ये बाइपेटाइट भी हो सकता है। बाइपेटाइट का मतलब है कि स्प्लिट है 2 भागों में, ये बाइपेटाइट भी हो सकता है या मोनोपेटाइट हो सकता है। बाइपेटाइट का मतलब कि 2 अलग अलग जगह इस एनएलएस सीक्वेंस का है, लेकिन फंक्शनली दोनों मिलके एक साथ काम करता है। ये मोनोपेटाइट, मोनोपेटाइट, ये बेसिक बात इससे जुड़ा हुआ था जो बताना था। अब देखिए ये इम्पोर्टीन कहाँ बाइंड करता है। इम्पोर्टीन का अल्फा, इम्पोर्टीन का जो ये अल्फा सब यूनिट है इम्पोर्टीन का, ये इस टारगेटेड प्रोटीन के साथ, कार्गो प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ये हमारा टारगेटेड प्रोटीन है, इसका जो हमारा एनएलएस सीक्वेंस है ये एनएलएस, ये इसके अल्फा के साथ बाइंड करता है। ये याद रखना चाहिए, ये कार्गो प्रोटीन है, ये कार्गो प्रोटीन। अब मकसद क्या है, मकसद है टारगेट अंदर कराना। अब इसके एक्चुअल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये इसका बेसिक इनिशियल कंसेप्ट है। अब ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि ये टारगेटेड प्रोटीन, ये जो हमारा टारगेटेड प्रोटीन है, देखिए ये टारगेटेड प्रोटीन, एक बार और फिर से यहाँ आपको बताते हैं। ये जो हमारा टारगेटेड प्रोटीन है जिसको कार्गो बोल रहे हैं, कार्गो, इसके साथ हमारा जुड़ गया है प्रोटीन जिसको बोल रहे हैं इम्पोर्टीन। ये देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, अब इस प्रोटीन को टारगेट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आना है, तो ये आके सबसे पहले ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट के साथ बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है।
इस साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस का नाम मोटिव के फॉर्म में फिनाइलएलानिन और ग्लाइसिन रिपीट होता है। एक्चुअली एक ही फिनाइलएलानिन ग्लाइसिन रिपीट इस साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट में होगा, और यहाँ पे आके इसके साथ ये जो बीटा पोर्शन है, ये जो इम्पोर्टीन का बीटा है, इसके साथ आके बाइंड कर गया, और ये हमारा अल्फा है, और अल्फा के साथ हमारा ये टारगेटेड प्रोटीन NLS के थ्रू कार्गो जिसको बोल रहे हैं, ये बाइंड कर गया। ये इनिशियल प्रोसेस है। अब क्या हुआ आफ्टर बाइंडिंग, बाइंड जैसे करता है इस सेंट्रल ट्रांसपोर्टर और ये फिलामेंटस, ये जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है, इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और इस कन्फॉर्मेशनल चेंज के चलते क्या होगा कि पोर थोड़ी तरह पोर का कंट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा ये फैलेगा, और उसके बाद इसके थ्रू अंदर आ जाएगा। अंदर आ गया, यहाँ आ गया, ये हमारा जो ये टारगेटेड कार्गो प्रोटीन है, और साथ ही साथ इसके साथ हमारा ये जो इम्पोर्टीन है, ये दोनों इम्पोर्टीन, एक हमारा अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है। अब देखिए जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म में ये पहुंचता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में एक GTP प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, G प्रोटीन, एक G प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैन GTPase। ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, रैन GTP। देखिए ये रैन GTP हायर अफिनिटी शो करता है इस इम्पोर्टीन के साथ, और जैसे रैन GTP इस बीटा सब यूनिट के साथ, यहाँ देखिए दूसरे कलर से आपको ये दिखाते हैं कि ये मोनोमेरिक प्रोटीन रैन GTP है, ये इसके साथ बाइंड कर गया इस बीटा सब यूनिट के साथ। अब ये जैसे बाइंड करता है इसके साथ, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया, और इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होने के चलते क्या हो गया कि हमारा टारगेटेड प्रोटीन मतलब कार्गो प्रोटीन अलग हो गया, और ये जो हमारा इम्पोर्टीन है जिसमें हमारा बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा के साथ एसोसिएटेड रैन GTP लगा हुआ है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये दरअसल यहाँ तो मेरा जो टारगेट था कि कार्गो प्रोटीन को न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंचाया जाए, यहाँ पहुंच गया, लेकिन अब जो ये इम्पोर्टीन है, एडजेक्ट इम्पोर्टीन का लोकेशन साइटोप्लाज्म में है। इम्पोर्टीन यहाँ से आया है अंदर, इम्पोर्टीन कार्गो प्रोटीन को लेके आया है, लेकिन एक्चुअली इसका एड्रेस कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। मतलब साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए बहुत सारा अलग अलग, ये साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि कोई दूसरा प्रोटीन जिसके पास टैगिंग सीक्वेंस हो NLS, उसको लेके फिर अंदर आएगा। अब उस अंदर आने के लिए इसको पहले वहाँ जाना होगा, ये जाएगा, फिर वैसे ही ये क्या करता है कि यहाँ आके इस न्यूक्लियर बास्केट से अटैच्ड हो जाता है। ये प्रोटीन यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया, ये अल्फा एंड बीटा, और साथ में रैन GTP। ये जैसे न्यूक्लियर बास्केट में बाइंड करता है, कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज ट्रिगर करता है, और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज एक्सपोर्ट कर देता है इस प्रोटीन को, जिसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। देखिए ये प्रोटीन हमारा आ गया, ये एक्चुअली ऐसे स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये हमारा, ये क्या है, अल्फा है इम्पोर्टीन का, और बीटा है, ये एज ए होल क्या है, इम्पोर्टीन है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है रैन GTP। अब देखिए रैन GTP इसके साथ लगा हुआ है। अब इस रैन GTP, अब इम्पोर्टीन एसोसिएटेड है रैन GTP के साथ। अब वो जब तक डिसोसिएट नहीं होगा GTP के साथ, ये साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई दूसरे टारगेटेड प्रोटीन को लेके नहीं जा सकता। अब इसको इससे रिमूव करने के लिए दरअसल एक और प्रोटीन का मदद ये लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
गैप, रैन गैप मतलब जीटीपी एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जी एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या करता है कि इस जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है जीडीपी प्लस आईपी में। अब ये कन्वर्जन कर दिया ये दरअसल, मतलब कि ये रैन अब इस फॉर्म में आ गया, रैन जीडीपी के फॉर्म में आ गया। अब लेकिन रैन जीडीपी के फॉर्म में आ गया तो रैन फिर इस जीडीपी के फॉर्म में आ गया, लेकिन रैन का एक्चुअल जगह कहाँ है? रैन का एक्चुअल जगह न्यूक्लियोप्लाज्म में है। वो तो ये इस इम्पोर्टीन को लेके आ गया है, लेकिन वो खुद अब कैसे आएगा? अब इस रैन जीटीपी को रिकॉग्नाइज करने वाला यहाँ एक फैक्टर साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं NTF2। एक और फैक्टर आपको पता होना चाहिए, NTF2, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर फैक्टर 2, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर फैक्टर 2 है। ये हाईली एफिनिटी है इसके लिए, रैन जीटीपी के लिए, जीडीपी के लिए, रैन जीडीपी के लिए। अब ये इसके साथ बाइंड कर गया, ये रैन जीडीपी और ये NTF2 बाइंड कर गया, और ये बाइंड करने के बाद इसी साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट के साथ फिर अटैच्ड होता है और इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज फिर ये साइटोप्लाज्म में इसको लेके आ गया। मतलब अब ये जो रैन जीटीपी है, ये रैन जीटीपी आ गया कहाँ? साइटोप्लाज्म में। लेकिन रैन जीटीपी एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रैन जीटीपी के फॉर्म में, और यह है किस फॉर्म में? जीडीपी के फॉर्म में। तो क्या होगा? अब इसका कन्वर्जन होना जरूरी है। तो इस बात को यहां बताएं कि रैन जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जेफ पाया जाता है, रैन जेफ। जेफ का मतलब है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर। ये क्या करता है कि रैन जीडीपी को रैन जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अब एक तरह का ग्रेडियंट डेवलप कर गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो रैन जीटीपी कहाँ पाया जाएगा? रैन जीटीपी का एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। रैन जीडीपी का एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जेफ का पोजीशन कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। गैप का पोजीशन कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। NTF2 का पोजीशन कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऐसे इंपोर्ट किया जाता है भाया न्यूक्लियर पोर। ये मैकेनिज्म है जो जानने का था। तो इसलिए आज का लेक्चर जो बेसिक जो कंसेप्ट डेवलप करने का कोशिश किया गया, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूक्लियर टारगेटिंग प्रोटीन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए इस डिटेल स्ट्रक्चर को, बहुत सारे बातों को सिंप्लीफाइड वर्जन में बहुत डिटेल नहीं बताया गया कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी, न्यूक्लियस का बाकी स्ट्रक्चर, ये कैसे कंट्रोलिंग किसी भी सेल का कैसे ये कंट्रोल करता है, उस सारे बात पे हम लोग का लेक्चर नहीं था। हम लोग का लेक्चर था कि कैसे टारगेट होता है कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस, और उसमें कैसे इम्पोर्टीन वर्क करता है, NLS का क्या सीक्वेंस है, इस पे बात करना था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें। और धन्यवाद, थैंक यू।